गाइस, एक्चुअली हम लोग यहाँ तक चैप्टर जो जीवों का जनन हम लोगों का चल रहा था, इससे पहले ये फर्स्ट यूनिट जो हम लोगों का चल रहा था जीवों का जनन, उसमें हम लोग इससे पहले वाले क्लास में यहाँ पुनरुद्भवन रीजेनरेशन तक पढ़ लिए थे। और ये सारी चीज़ें मैं बता दी थी कि रीजेनरेशन किसको कहते हैं। कोई पार्ट अगर बॉडी का कट जाता है और फिर से अगर वो उत्पन्न हो जाता है, फिर से वो बन जाता है, तो उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को क्या कह रहे थे हम लोग? पुनरुद्भवन, रीजेनरेशन कह रहे थे। और ये जो क्षमता होती है रीजेनरेशन की, पुनरुद्भवन की, ये जितने छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जितने छोटे जीव होते हैं, उसमें उतना ज़्यादा क्षमता होती है फिर से क्या रीजनरेट करने की, ठीक है, पुनरुद्भवन करने की। जैसे जैसे जीवों की आकार बढ़ती जाती है, उस तरह से उनके अंदर जो ये वाली क्षमता है पुनरुद्भवन करने की, वो वैसे वैसे कम होते जाती है, ठीक है, धीरे धीरे कम होते जाती है। जैसे मैं बताई थी कि अगर अमीबा था तो इस अमीबा को हम लोग काट दे रहे थे बीच से, सिर्फ उसका केंद्रक बीच में शामिल होना चाहिए, तो दो भाग में काट दे रहे थे, तो दोनों भाग से एक न्यू अमीबा बन के तैयार हो जा रहा था। ये चीज़ हम लोग देखे थे। और जैसे कि मान लीजिए कि हाइड्रा था, हाइड्रा के बारे में भी हम लोग बताए थे कि हाइड्रा को 40 पीसेस में कट कर दिया गया था, और इसका जो 40 टुकड़ा था, वो 40 टुकड़ा बाद में क्या किया था, अलग अलग हाइड्रा, 40 हाइड्रा बना के तैयार कर लिया था। तो ये असीम जो क्षमता है प्लेनेरिया में, स्पंज में, हाइड्रा में, अमीबा में पाया जाता है, जो कि यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव है। उसमें जो ये पुनरुद्भवन की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें धीरे धीरे, क्योंकि बहुकोशिकीय जीव है तो उनका शारीरिक संरचना, आकार धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है, कम्प्लेक्स होते जाता है। तो उसमें जो ये क्षमता होती है ये धीरे धीरे क्या होती है, कम होते जाती है, ठीक है, धीरे धीरे कम होते जाती है। और छोटे जो एक कोशिकीय जीव है उसमें ये क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि मैं बताई थी कि आप लोग जैसे कि अमीबा वगैरह से ज़्यादा बड़ा क्या, जैसे छिपकली, लिजार्ड वगैरह है, तो छिपकली वगैरह का आप लोग देखे होंगे कि घर में क्या होता है, इस तरह से उसका पूंछ कट जाता है, और जब पूंछ कट जाता है तो फिर कुछ दिन के बाद उसका एक नया सा पूंछ क्या होता है, धीरे धीरे आप लोग देखते होंगे कि थोड़ा सा निकलता है और फिर रहता है, वो ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा दिखता है। तो अब छिपकली फिर से, अगर छिपकली को हम लोग दो पार्ट में काट देंगे तो छिपकली फिर से दोनों पार्ट से दो नया छिपकली नहीं बन जाएगा। उसका जो है टेल, सिर्फ जो ये पूंछ जब कटता है तो ये फिर से न्यू पूंछ वो बना लेता है। तो यहाँ पे कैपेसिटी जो होती है, क्षमता, वो घटी ना। इस सब में क्या था, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा में, कि जहाँ जितने पीसेज कट रहे थे, कट कर दे रहे थे, वो सारे पीसेज अलग अलग हाइड्रा बना के और अलग अलग जीव जो है एक नया जीव बना ले रही थी। लेकिन छिपकली वगैरह में क्या है कि सिर्फ पूंछ और उसका जो लिम्ब होता है, टेल और लिम्ब, वो रीजनरेट हो सकता है, पुनरुद्भवन उसमें हो सकता है, बाकी पूरे बॉडी में नहीं हो सकती है। उसी तरह हम लोग जैसे जैसे कि कोई भी जीव बड़ा होते जाता है, जैसे मनुष्य, हम लोग मनुष्य, तो हम लोगों के पास ऐसी क्षमता तो है नहीं कि हम लोगों का कोई पैर काट दे, हाथ काट दे और फिर से हम लोगों का एक नया पैर हाथ बन के तैयार हो जाए, ऐसी तो क्षमता नहीं है हम लोगों में। तो जैसे जैसे जीव प्राणी में जो उसकी कम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ते जाती है, वैसे वैसे ये क्षमता जो पुनरुद्भवन की होती है वो भी घटते चले जाती है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पिछले क्लास में समझ चुके थे, ठीक है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा दी। और ये जो चल रहा था ये पुनरुद्भवन का प्रोसेस, ये किसका प्रोसेस था? एसेक्सुअल, मतलब अलैंगिक जनन का था, है ना। अलैंगिक जनन के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे थे। उससे पहले जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो क्या पढ़े थे इसमें हम लोग, कि जीवन काल, जीवन अवधि किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग किसके बारे में जाने थे, जीवन काल, जीवन अवधि के बारे में, कि जनन क्या है। फिर हम लोग जाने कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो कितने प्रकार का हो रहा था जनन? 3 प्रकार का हो रहा था। कायिक या वर्धी जनन हो रहा था, अलैंगिक जनन हो रहा था, और फिर लैंगिक जनन हो रहा था। जो कायिक या वर्धी जनन हो रहा था वो 2 प्रकार का हो रहा था ना। कायिक या वर्धी जनन 2 प्रकार का हो रहा था, प्राकृतिक कायिक या वर्धी जनन और क्या, आर्टिफिशियल, कृत्रिम कायिक या वर्धी जनन। फिर जो प्राकृतिक कायिक या वर्धी जनन था, है ना, उसमें क्या हो रहा था कि वो भी बहुत सारे टाइप का था, तना द्वारा, पत्ती द्वारा,
है ना, इसके द्वारा उसके द्वारा। और फिर उसके बाद क्या हो रहा था कि कृत्रिम कायिक जनन था, उसमें हम लोग देख रहे थे कि दाब के द्वारा, तो रोपण के द्वारा, कलम के द्वारा कैसे कैसे हम लोग कृत्रिम तरीके से कैसे कर सकते हैं। जब वो सब हम लोग कर लिए तो हम लोग आगे बढ़े। क्या जनन का जो पहला पार्ट था कायिक जनन के बाद, वर्ती जनन के बाद कौन सा पार्ट था? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? अलैंगिक जनन में द्विविभाजन द्वारा हुआ था। द्विविभाजन के बाद हम लोग फिर पढ़े थे कि विखंडन द्वारा हुआ था, बीजाणु जनन के द्वारा हुआ था, है ना, मुकुलन के द्वारा हुआ था, और फिर हम लोग जाने थे ये रीजनरेशन, पुनरुद्भवन के द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है। अब हम लोग समझेंगे कि ये जो अलैंगिक जनन है ना, ये अलैंगिक जनन जो हो रहा है इसका लाभ क्या है, फिर हम लोग समझेंगे इसकी हानि क्या है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन का कितना प्रकार था वो हम लोग अब तक समझ चुके हैं। अब हम लोग को समझना है कि इसका क्या है, लाभ क्या है, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इससे होने वाली हानियां क्या है। तो लाभ क्या है? लाभ इसमें क्या है? पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इस विधि द्वारा उत्पन्न संतति अनुवांशिकी व अकारिकी में जनक के समान होती है। ये चीज मैं बता चुकी हूँ। अलैंगिक जनन में क्या होता है, जो जीव होता है वो एक ही क्या होते हैं, अपने एक ही सिंगल पेरेंट से वो जो है संतति बनता है ना, सिंगल पेरेंट से ही संतति बनता है। तो जब सिंगल पेरेंट से बनता है ना, तो बताए थे कि वो क्या, इसीलिए एकल जीव का जनन कहलाता है, एक ही जीव से बन रहा है तो एकल जीव जनन कहलाता है, यही अलैंगिक जनन। दूसरी बात कि इसमें जो संतति बन रहा था वो संतति बिल्कुल अपने पेरेंट्स के क्या था, जनक के समान था, बिल्कुल डिक्टो था, उसका फोटोकॉपी की तरह था। उसी को हम लोग नाम क्या दे रहे थे कि वो क्लोन है, अपने जनक के क्या है, बिल्कुल क्लोन है। तो जो चीज बिल्कुल क्लोन है वो क्लोन सिर्फ देखने में आकारिकी रूप से क्लोन नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ देखने में क्लोन मतलब एक जैसा नहीं है, वो अनुवांशिक अंदर से भी क्लोन है और बाहर से भी बिल्कुल सिमिलर है, अंदर से भी सिमिलर है और बाहर से भी सिमिलर है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि अंदर से भी समान हो और बाहर से भी संतति बिल्कुल समान है। किसके समान है? अपने जनक के समान है। ठीक है, वही बोली जा रही है कि अलैंगिक जनन में जो संतति होता है, उसका संतान होता है, वो अपने जनक के पेरेंट्स के बिल्कुल समान होता है। कैसा समान? अनुवांशिक रूप से और आकारिकी रूप से भी, मतलब अंदर जीन जेनेटिक रूप से भी और आकारिकी मतलब ऊपर से देखने में भी, रूपरेख रेखा में भी, है ना। तो अनुवांशिक व आकारिकी रूप में जनक के समान होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोगों का बोला जा रहा है, इस विधि द्वारा उत्पन्न संतति में गुणसूत्रों की संख्या जनक के गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है। अभी मैं बताई कि सिर्फ आकारिकी नहीं, आकारिकी मतलब सिर्फ देखने में ही नहीं, ठीक है, वो सिर्फ देखने में ही अपने जनक के समान नहीं है, वो अनुवांशिक रूप से अंदर से भी, जो उसके अंदर जीन है, जो उसके जनक के अंदर जीन था, वही जीन जो है किसमें है, उसके संतान में भी है। वही चीज बोली जा रही है कि इस विधि द्वारा उत्पन्न संतति में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, जनक के गुणसूत्रों की संख्या के समान ही होती है। अगर जनक में 46 क्रोमोसोम है ना, गुणसूत्र जो है जनक में अगर कितना है, गुणसूत्र अगर जनक में कितना है, 46 गुणसूत्र है ना, अगर 46 गुणसूत्र है मतलब 23 कितना होता है, 23 पेयर होता है ना, 23 पेयर कितना, किसमें, मनुष्य में, है ना, मानव में, मनुष्य में जो ये क्रोमोसोम होता है गुणसूत्र, ये कितना होता है, 46 होता है, 23 पेयर कहलाता है ना। तो अगर जनक में ये कितना है, 23 पेयर है, तो संतति में भी कितना होगा, संतति में भी कितना होगा, 46 ही होगा, मतलब 23 पेयर ही होगा। मेरे समझ से यहाँ तक आप लोगों को ये दोनों लाइन क्लियर हो गई होगी। थर्ड पॉइंट में हम लोग चलते हैं, इसमें जनक के लिए केवल एक जीव ही आवश्यक होती है। इसमें जो जनन होता है, इस जनन के लिए कितने जीव की आवश्यकता होती है, सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता होती है। जो हम लोग लैंगिक जनन पढ़ेंगे या लैंगिक जनन के बारे में इससे पहले भी हम लोग थोड़ा बहुत समझे हैं, उसमें कितने जीव की जरूरत होती है, 2 जीव की जरूरत होती है, एक नर और दूसरा मादा,
है ना। लेकिन इसमें जो जनन के लिए कितने जीव की जरूरत होती है, सिर्फ एक ही जीव की जरूरत होती है, ठीक है। कितने जीव की जरूरत होती है, सिर्फ एक ही जीव की जरूरत होती है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में जनन के लिए केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला जाता है, इसमें युग्मनज, निषेचन आदि की आवश्यकता नहीं होती है। अब युग्मनज जो है, जो जायगोट बनेगा या गैमेट बनेगा, ये तो तब बनेगा ना जब मेल है, मेल के बॉडी से स्पर्म बनता है, फीमेल के बॉडी से ओवा बन रहा है ना, और फिर दोनों फ्यूज करता है, उसी को फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं, ये निषेचन बोलते हैं, है ना, निषेचन बोलते हैं। और मेल और फीमेल तो नर युग्मक और मादा युग्मक, वही तो जब फ्यूज करता है, संलयन करता है, तो क्या बनता है, फ्यूज करता है, संलयन करता है, तो क्या बनाता है आपस में, फिर वो क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। लेकिन इसमें तो ऐसे कुछ नहीं हो रही, क्योंकि नर और मादा की तो बात ही नहीं है, यहाँ एक ही जनक है ना, जिसमें कि जनन का प्रोसेस हो रहा है और फिर उसी से संतान बन रहा है, संतति बन रही है ना। तो इसमें किसी भी तरह का, वही बोला गया है कि ना ही युग्मनज बनेगा, ना ही निषेचन का प्रोसेस होगा, आदि की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता ही नहीं होती है, एक जनक है, क्या ही आवश्यकता, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट पे हम लोग चलते है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। मेरे समझ से यहाँ तक आप लोगों को ये चारों पॉइंट क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि अलैंगिक जनन की, अभी इससे पहले जो हम लोग स्लाइड में पढ़े, ये क्या पढ़े, लाभ पढ़े, है ना। अब कोई भी चीज का लाभ हो रहा है तो किसी भी चीज की हानि भी होगी, है ना, सिर्फ फायदा ही तो होता नहीं है, कुछ नुकसान भी होता है। तो हानियां क्या होती है इससे, हानियां क्या होती है, तो पहला पॉइंट बोला जा रहा है कि इस विधि द्वारा नई प्रजाति का विकास नहीं होता है। जो हानि क्या है इसमें, कि पहला पॉइंट बोल रहा है कि जो ये अलैंगिक जनन का जो विधि है, इसमें नई प्रजाति नहीं बनती है। नई प्रजाति, आप ही बोलो नई प्रजाति बनेगी कैसे। एक ही मान लो कि ये अमीबा था या एक ही ये हाइड्रा था, इसी को जब हम 40 पीसेस में कट कर दिए और ये 40 टुकड़ा जो है इसका एक नया हाइड्रा बना लिया, इस अमीबा को कट किए 2 भाग में या बहुत सारे भाग में, और ये सारा भाग इसका एक न्यू अमीबा बना लिया, तो जो जीन इसके अंदर था वही जीन तो इसके अंदर भी है ना। तो जब वही जीन है तो फिर जो अनुवांशिकी है, जो दोनों के अंदर सेम ही है, सब कुछ सेम ही है, तो विकास कैसे होगा, नई प्रजाति कैसे बनेगी, नहीं बनेगी। नई प्रजाति बनने के लिए बाहर से अगर कोई चीज ऐड होगा तभी तो प्रजाति नहीं होगी। इसी का जीन अगर इसमें कोई और जीन को हम डालेंगे और तब जो प्रजाति बनेगा, तब तो दूसरा बनेगा। लेकिन एक ही अनुवांशिकी जो है, एक ही जनक है, उसी का जीन जब जा रहा है, सिर्फ एक ही जनक है, एक ही जनक का जीन अपने संतान में जा रहा है, तो फिर जो है विकास, नई प्रजाति कैसे बनेगी, विकास कैसे होगा, वही बोला जा रहा है कि इस विधि में पहली बात है नई प्रजाति बनेगी नहीं, नई प्रजाति नहीं बनती है और विकास नहीं होता है। प्रजाति नहीं बनेगी तो विकास भी नहीं होगा, ठीक है। नई प्रजाति नहीं बनती है और विकास नहीं होता है। तो ये बात, पहली बात आप लोगों को दूसरी ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसको कहते हैं, ये आप लोग 11th में पढ़े होंगे, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो मान लो कि ये जायगोट था, है ना, जो कि 2n होता है ना, डिप्लॉइड होता है, तो ये जब एक बनाता है फिर एक बनता है, तो ये जो 2n होता है, एक n जाता है और एक n जाता है, तो ये आधा आधा हो जाता है ना, है ना, सामान इसमें दे रहा है, तो फिर क्या कर रहा है, पहले ये आधा बना रहा है और फिर आधा आधा दे रहा है, तो इसी को क्या कहा जाता है, सॉरी, क्या कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। लेकिन ये इसमें अर्धसूत्री का विभाजन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि इससे उत्पन्न संतति में किसी नए गुण का विकास नहीं होता है। अब भाई ये
नए गुण का विकास आखिर होगा कहाँ से? अभी बताई कि जो जनक था, यही जनक जब टूट के दूसरा जो है नया पौधा या नया ऑर्गेनिज्म, नया जीव बना रहा है, तो जब इसमें बाहर से कोई जीन आया ही नहीं है तो जो संतति होगा उसमें नया गुण कहाँ से आएगा? जो गुण उसके जनक में है वही गुण ना आएगा, है ना। एक जनक जो है जिसमें वो गुण है वही गुण उसके संतति में भी आएगा। बाहर से कोई जीन आ ही नहीं रहा है तो गुण कैसे आ जाएगा, है ना। वही बोल रही है, नई प्रजाति नहीं बनती है या नए गुण नहीं आते हैं, सब बात बराबर ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। 4 पॉइंट क्या बोला जा रहा है? इस विधि द्वारा उत्पन्न संतति दुर्बल होती है। क्यों दुर्बल होती है? क्योंकि जब इस संतान में क्या हो रहा है कि एक ही जनक से आ रहा है, जो एक ही जनक से चूंकि ये बन रहा है, तो इसका संतान जो है वो एक ही जनक से जब बन रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि जो जीन आया है वो भी उसी जनक का सिर्फ आया है, अलग अलग नहीं है। तो फिर वैरायटी भी नहीं होगी, नई प्रजातियां नहीं बनेगी, नए गुण नहीं आएंगे। तो जो गुण उसमें थे, उसके जनक में था, वही गुण क्या होगा उसमें होगा। अगर जनक दुर्लभ है तो वो भी दुर्बल ही हो जाएगा, है ना। अलग अलग जीन आती है, उससे अगर अलग अलग मीटिंग अगर होता है और फिर अगर कोई अच्छा जीन बॉडी में इंटर करता है तो उससे जो संतान उत्पन्न होती है वो दुर्बल नहीं होती है, वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है ना। लेकिन अगर एक ही जीन बार बार आप एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है तो उसमें कुछ नया गुण तो आता नहीं, वही पुराना रिपीट होते रहता है। तो वो संतान जो होती है वो औरों की अपेक्षा, जो वैरायटी जहाँ है वहाँ उससे अपेक्षा में कैसी होती है? दुर्बल होती है, ठीक है, कमजोर होती है। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ तक ये चारों पॉइंट आप लोगों को मेरे समझ से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम लोग अलैंगिक जनन पढ़ लिए। अलैंगिक जनन में से क्या लाभ क्या हो रहा था, पहले हम लोग अलैंगिक जनन क्या होता है ये समझे, फिर अलैंगिक जनन से का कितना प्रकार था, खंडीभवन था, द्विविभाजन था, फिर फ्रेगमेंटेशन, पुनरुद्भवन था, ये सारी बीजाणुजनन था, ये सब कुछ हम लोग क्या पढ़े, इसमें पढ़े अलैंगिक जनन का प्रकार पढ़े। उसके बाद हम लोग कुछ अलैंगिक जनन की क्या लाभ पढ़े, और अब हम लोग कुछ अलैंगिक जनन का क्या पढ़े, हानियां पढ़े। तो लाभ, हानि और प्रकार, उसका कितना टाइप था, सब पढ़ लिए हम लोग। अलैंगिक जनन हम लोगों का ऑलमोस्ट डन हो गया। तो उसके बाद हम लोग अब कौन सा जनन पढ़ेंगे, लैंगिक जनन पढ़ेंगे। कौन सा जनन पढ़ेंगे, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन तब से हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़े ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े हैं, लेकिन तब से हम लोग समझा रहे थे ये इन्वॉल्व होते हैं, है ना, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो देखते हैं इसमें हम लोग की और क्या पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन, अब देखते हैं हम लोग कि लैंगिक जनन में क्या कहते हैं। तो लैंगिक जनन या लिंगी जनन, लैंगिक जनन या लिंगी जनन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला पॉइंट बोला जा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। अब बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो वह जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें जो संतति उत्पन्न होती है ना, जो संतति उत्पन्न करने के लिए 2 विपरीत जनकों का क्या होता है, 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। तब से मैं बोल रही थी, इससे पहले भी बहुत बार बताई हूँ कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक होते थे, है ना, आवश्यकता होती थी उनकी। लेकिन लैंगिक जनन में 2 जनक की आवश्यकता होती है, और वो दोनों जनक विपरीत लिंग के होने चाहिए। ठीक है, दोनों जनक जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, विपरीत लिंग के होने चाहिए। पहली बात कि 2 जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है, 2 जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इस 2 जनक में एक जो है आपका क्या होना चाहिए, नर होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए आपका, मादा होना चाहिए, है ना। जो नर है वो क्या बनाएगा, नर युग्मक बनाएगा। क्या बनाएगा, नर युग्मक बनाएगा, है ना। और जो मादा है वो क्या बनाएगी, मादा युग्मक बनाएगी, है ना, युग्मक बनाएगी। अब जो ये नर युग्मक बना,
है ना, और ये जो मादा युग्मक बना, ये दोनों आपस में क्या करता है, फ्यूज करता है ना, संलयन करता है, और तब क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। ठीक है, युग्मनज बनाता है। इससे पहले हम लोग कई बार, इससे पहले जब ये पढ़ रहे थे तो उस समय भी मैं बताई थी कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, उस समय भी मैं बताई थी, है ना। तो क्या कहते हैं इसको, युग्मनज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। तो वही कहा जा रहा है, वह जनन, लैंगिक जनन कैसा जनन है, वह जनन जिसमें संतति उत्पन्न करने के लिए दो विपरीत जनकों, दो विपरीत जनकों, कौन कौन, एक नर और वो दूसरा क्या, मादा, दो विपरीत जनों को, नर व मादा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। दो विपरीत जनक नर व मादा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उससे हम लिंगी या लैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें दो विपरीत जनन, है ना, दो विपरीत जनक नर व मादा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। से जिसमें एक ही जनक की जरूरत हो रही थी, उसे अलैंगिक जनन बोल रहे थे। और तो ये अभी हम लोग समझ रहे थे क्या, कि वह जनन जिसमें संतति उत्पन्न करने के लिए दो विपरीत जनकों, किसकी, दो विपरीत जनकों की क्या आवश्यकता होती है। दो विपरीत जनक कौन कौन, नर व मादा, दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर व दूसरा मादा की आवश्यकता होती है, उसे हम लिंगी या क्या, लिंगी या लैंगिक जनन कहते हैं। कौन सा जनन कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में क्या होता है, इस प्रक्रिया में लैंगिक अंगों, इस प्रक्रिया में क्या होगा, नर और मादा, सबसे पहले आवश्यकता होगी नर मादा की, अपोजिट की, है ना, विपरीत लिंगों की। दूसरी कि लैंगिक अंगों, जैसे नर में जो वृषण होता है, नर में क्या होता है, वृषण होता है, वो मादा में क्या होता है, अंडाशय होता है। ठीक है, नर में क्या होता है, वृषण होता है, और मादा में अंडाशय होता है। अंडाशय की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर नर है तो उसका जो वृषण है उसी में से तो नर युग्मक बनेगा, है ना, उसी में नर युग्मक बनेगा, और जो मादा है उसका जो अंडाशय है उसी में क्या बनेगा, मादा युग्मक बनेगा, है ना। उसी, अगर युग्मक नहीं बनेगा तो फिर फ्यूजन, संलयन कैसे होगा। इसीलिए इसकी आवश्यकता हम लोगों को क्या है, एक नर की आवश्यकता है, दूसरी मादा की आवश्यकता है। और नर और मादा के साथ साथ नर का, अगर नर और मादा इन्वॉल्व है तो स्वाभाविक सा बात है कि नर मादा इन्वॉल्व है तो उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी इन्वॉल्व होगा, है ना। तो क्या हो रहा है कि लैंगिक अंगों, जैसे नर में वृषण व मादा में अंडाशय की आवश्यकता होती है। अगर कोई नर है तो उसमें वृषण होना, टेस्टिस होना जरूरी है, और मादा है अगर तो उसके अंदर ओवरी, अंडाशय का होना जरूरी है। अगर अंडाशय नहीं होगा, है ना, अगर अंडाशय नहीं हुआ या जो नर है उसमें वृषण नहीं हुआ तो युग्मक बनेगा नहीं, और युग्मक नहीं बनेगा तो फिर संलयन नहीं होगा, है ना। और उसी को तो हम लोग बोलते हैं, युग्मक जो बनता है और संलयन होता है उसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, है ना, मतलब लैंगिक जनन बोलते हैं। तो उसकी आवश्यकता होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। जो लैंगिक जनन था, इससे पहले हम लोगों का अलैंगिक जनन जो पढ़ रहे थे, वो काफी सरल प्रक्रिया थी, टूटता था, बनता था, एक ही जनक की जरूरत थी। लेकिन जो लैंगिक जनन है हम लोगों के अंदर, जो कि जनरली ह्यूमन बींग्स में होता है, तो ह्यूमन बींग्स जैसे खुद ही मानव जो है काफी कम्प्लेक्स है, उसी तरह से जैसे मानव का जीवन ही काफी कम्प्लेक्स है ना, उसी तरह से इसके अंदर जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, वो भी काफी क्या होती है, जटिल होती है, कम्प्लेक्स होती है। ठीक है, काफी जटिल होती है, जो प्राय उच्च श्रेणियों के जीवों में पाया जाता है। जो लैंगिक जनन का जो प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, वो प्राय किस में पाया जाता है, उच्च श्रेणियों के जीवों में पाया जाता है। ठीक है, निम्न श्रेणियों में अलैंगिक जनन होता है, लेकिन उच्च श्रेणियों में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, उच्च श्रेणियों के जीवों में कौन सा जनन होता है, जनरली उच्च श्रेणियों के जीवों में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन में किस चीज की आवश्यकता होती है और क्यों लैंगिक जनन कहते हैं, यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। अब जो लैंगिक जनन हो रहा है, इसके लिए हम लोग ये तो समझ गए कि लैंगिक जनन में क्या हो रहा था हम लोगों का, दो जो है विपरीत लिंग क्या थे, दो, पहले तो दो इसकी जरूरत थी, है ना, दो विपरीत लिंग की जरूरत थी, जिसमें से एक क्या आवश्यकता थी, एक नर की आवश्यकता थी, दूसरी मादा की आवश्यकता थी। अब जो नर थे उसके अंदर वृषण का होना जरूरी था, और जो मादा है उसके अंदर अंडाशय का होना जरूरी है ना। उसी प्रकार फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब जो वो नर और मादा के अंदर जो नर और मादा का जो वृषण और अंडाशय है, उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक बनेगा। तो उससे आगे की जो घटनाएं हैं लैंगिक जनन में, आखिर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अलैंगिक जनन में पढ़े थे बहुत सारे टाइप का, उसी तरह से हम लोग क्या पढ़ते हैं अब, लैंगिक जनन का कि में कौन कौन सी घटनाएं होती है ये हम लोग जानते हैं। तो लैंगिक जनन में होता क्या है, तो लैंगिक जनन में घटित होने वाली क्या घटनाएं क्रमबद्ध होती है, जिन्हें 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। लैंगिक जनन में जो घटनाएं हो रही है, ठीक है, वो क्रमबद्ध तरीके से है ना, लाइन बाय लाइन है। ऐसा नहीं कि पहले ये हो जाएगा तब वो हो जाएगा, पहले निषेचन होगा तब निषेचन पूर्व होगा, नहीं, है ना, पहले पूर्व निषेचन होगा तब निषेचन होगा। तो ये क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है और वही अवस्था में इसको बांटा गया है। कौन सा है, सबसे पहले क्या होगा, निषेचन पूर्व घटना होगी। क्या होगी, निषेचन पूर्व घटना होगी। निषेचन पूर्व घटना मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, और तब होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। निषेचन के पूर्व की घटना, निषेचन जो हो रहा है, इस निषेचन से जो पहले की घटना है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, निषेचन पूर्ण घटना। और इस निषेचन, फिर निषेचन हो जाएगा और फिर निषेचन के बाद की जो घटना होगी उसको हम लोग कहेंगे निषेचन पश्चात घटना। क्या कहेंगे, निषेचन के बाद की घटना, निषेचन के पश्चात की घटना, उसी को कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब निषेचन तो हम बहुत बार बताएं, निषेचन आखिर किसको कहते हैं, निषेचन कहते किसको है, तो निषेचन किसको कहते हैं, जो नर है ना, जो नर है वो नर क्या करता है, नर युग्मक बनाता है ना, नर युग्मक बनाता है ना, अभी भी मैं बताई थी नर युग्मक। और जो मादा है वो क्या बनाएगी, मादा युग्मक बनाएगी, है ना, युग्मक। तो जो नर है वो नर युग्मक और मादा जो है वो मादा युग्मक बनाता है। तो नर युग्मक जो है वो नर युग्मक क्या होता है, नर युग्मक शुक्राणु, शुक्राणु, नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है। और जो मादा युग्मक है वो क्या है, अंडाणु, है ना। और यही अंडाणु, ये जो अंडाणु है उसमें ये शुक्राणु आता है और ये दोनों आपस में क्या कर जाता है, इस तरह से फ्यूज कर जाता है ना, आपस में ऐसे जुड़ जाता है। तब ये क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। अभी भी बताई थी कुछ देर पहले, युग्मनज बनाता है ना, युग्मनज। तो ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक से बन के तैयार होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, युग्मनज बोलते हैं, ठीक है। यही शुक्राणु और यही अंडाणु मिलके बनाता है। तो ये जो शुक्राणु और अंडाणु का जो ये संलयन होता है ना, ये जो शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिला, संलयन किया और फिर जो युग्मनज बनाया, तो ये जो संलयन हो रहा है इस दोनों का, है ना, इस दोनों का जो संलयन हो रहा है, क्या हो रहा है, संलयन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन की घटना कहते हैं। अब जब ये संलयन हुआ है, निषेचन हुआ है, तो निषेचन से पहले ये शुक्राणु पहले बना ना, पहले शुक्राणु बन गया, नर में नर युग्मक शुक्राणु बना और मादा में मादा युग्मक क्या बना, अंडाणु बना। जब पहले बना तब तो इस दोनों का संलयन हुआ, तो जो संलयन हुआ उसको हम लोग निषेचन कहते हैं। लेकिन संलयन से पहले जो ये बना और ये बना, तो ये दोनों पहले बना होगा तब तो संलयन हुआ, तो जो बनने का प्रोसेस है उसी को हम लोग निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। और जो बन के और जब ये दोनों संलयन किया तो उसी को निषेचन कहते हैं। और उसके बाद जो संलयन हो जाता है तब उसके बाद की घटना जो है, ये जो आपका युग्मनज बन गया, इस युग्मनज में जो अब जो भी प्रोसेस होगा, है ना,
उसके अंदर जो घटना होगी उसी को निषेचन के बाद की घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन के बाद की घटना बोलते हैं। मेरे समझ से यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई कि किसको क्या बोलते हैं। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि निषेचन घटना क्या है ना, निषेचन से पूर्व घटना क्या है, और फिर निषेचन पश्चात घटना क्या है और निषेचन क्या है, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये मैं आप लोग को ओवरव्यू बता दी कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, सबसे पहला हम लोग का क्या टॉपिक था, निषेचन से पूर्व घटना। निषेचन से पहले जो घटना हो रही थी उसी को हम लोग निषेचन पूर्व घटना बोलते हैं। तो पहले क्या घटना हो रही थी, लैंगिक जनन में नर व मादा, कौन होगा, एक नर होगा दूसरा मादा होगा, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, नर व मादा युग्मकों के मिलने से पहले होने वाली घटना, युग्मकों के मिलने से पहले होने वाली घटना। अभी मैं बताएं कि लैंगिक जनन में होता क्या है, नर युग्मक है ना, शुक्राणु है ना, अब मादा युग्मक जो है ना, क्या है मादा युग्मक, अंडाणु है ना, अंडाणु, ये दोनों क्या हो रहा है, दोनों मिलता है ना, शुक्राणु और अंडाणु दोनों क्या कर रहा है, इस तरह से मिल रहा है। इसके मिलने से पहले की घटना, अब इससे मिलने से पहले की घटना क्या होगी, इस दोनों का बनना का प्रोसेस होगा है ना, जो बनेगा निर्माण होगा वही होगा। तो वही बोला जा रहा है, लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मकों के मिलने से पहले होने वाली घटनाओं को निषेचन से पूर्व होने वाली घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन से पूर्व होने वाली घटना कहते हैं। निषेचन में क्योंकि इस दोनों का संलयन हो रहा है, और संलयन तो हमको अभी पूर्व में करवाना नहीं है, तो पहले ये दोनों बना होगा, तो इसीलिए संलयन से पूर्व जो घटना हो रही है ना, निषेचन से पूर्व जो घटना हो रही है उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, मादा नर और मादा जो युग्मक बन रहा है उसके मिलने से पहले की जो घटना होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। ठीक है, निषेचन पूर्व घटना। अब जो ये निषेचन होता है, पहला क्या होगा, युग्मक जनन। क्या होगा, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, गैमेटोजेनेसिस। ये जो होता है ये इस प्रकार से है, लैंगिक जनन में जो निषेचन पूर्व घटना है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है ना। पहला कौन सा होता है, युग्मक जनन, युग्मक जनन। दूसरा क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण। पहले जो युग्मक बना है ना, उसका जो जनन हो रहा है, युग्मक जो बना है उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वही मैं बोली कि मादा युग्मक और नर युग्मक जो शुक्राणु अंडाणु वो बन कैसे रहा, उसके निर्माण के बारे में हम लोग जानते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पहला, है ना। और दूसरा क्या हो जाए, जो बन गया है उसको फिर हमको ट्रांसफर करना होगा एक जगह से दूसरे जगह, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, क्योंकि आगे बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि निषेचन पूर्व घटना किसको कहते हैं, जो लैंगिक जनन में जो नर व मादा युग्मक बन रहा है वो जब बन के मिलेगा तो जो मिलने से पहले की जो घटना हो रही है, नर व मादा के युग्मक को मिलने से पहले जो पूर्व घटना हो रही है उसी प्रक्रिया को हम लोग निषेचन पूर्व होने वाली घटनाएं कहते हैं। ठीक है, और ये 2 प्रकार का होता है और 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, पहले युग्मक जनन और फिर युग्मक स्थानांतरण। अब हम लोग पढ़ते हैं, जानते समझते हैं कि युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण बोलते किसको है, कहते किसको है।